हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट मैंने कैसे अपना मैथ्स का जो एग्ज़ाम है सीए फाउंडेशन का वो कैसे मैंने क्लियर करा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने अप्रोच के बारे में। अप्रोच मेरी ऐसी थी कि मुझे पता था कि 4 सब्जेक्ट में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा जो थोड़ा वीक है, क्योंकि 10th के बाद मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी। तो 11 12 की मैथ्स और मैथ्स पोर्शन में आपको पता है कि बहुत जो पूरा मैथ्स जो 40 मार्क्स का है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो वो मैंने करा नहीं था। तो मैंने पहले से ही मैंने सोच रखा था कि कैसे करके एटलीस्ट 40 मार्क्स, क्योंकि पूरे सीए फाउंडिंग एग्जाम में चाहे कोई भी सीए का एग्जाम हो, 4 पेपर में से एक पेपर ऐसा जरूर होगा जो आपको लगेगा कि इसमें कैसे भी करके आप पास हो जाए, बस 40 आ जाए भगवान की कृपा से, बस इतना होना चाहिए। तो मैंने भी वो सोच रखा था मेरे को बस 40 लाने हैं उसमें, बाकी एग्रीगेट में बाबा के 3 में बना लेता। 40 चाहिए मेरे को मैथ्स में। तो मैथ्स करने के लिए तो मैथ्स में ध्यान देने के लिए मेरे पास लगभग 4 से 5 महीने थे, क्योंकि मैंने एक शुरुआत से अटेम्प्ट करके चल रहा था। तो मेरे पास 4 से 5 महीने थे। तो इस 4 से 5 महीने के अंदर मेरे को अपना पूरा मैथ को ध्यान देना था। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या पहले से सोच के रखा था कि मेरे को इन सिलेक्टिव चैप्टर्स में से चैप्टर मेरे को छोड़ना है और इन चैप्टर को करना है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने मैथ्स वाले सेक्शन में जो 40 मार्क्स है उसमें मैंने क्या करा। तो मैथ्स वाले सेक्शन में चैप्टर्स है जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, लोगारिथम, सेपरेशन फंक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी जीपी हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये सारे और प्रोबेबिलिटी भी आता है, लेकिन वो स्टैट्स का पार्ट है, तो मैं भी इसी में इंक्लूड करूँगा। तो ये सारे चैप्टर्स थे। तो इसमें से मैंने जो चीज़ बहुत कंसेप्चुअल है, जो 11 12 के जो स्टूडेंट्स 11 12 में मैथ्स करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, लेकिन जो जो हम जैसे हैं नॉन मैथ स्टूडेंट, तो उनके लिए ये फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने पहले ही इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर जो बहुत खतरनाक चैप्टर है, पता नहीं कहते हैं लोग, इंटीग्रेशन चैप्टर और लोगारिथम्स, ये और शायद जीपी भी शायद वो जो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन ये मोटे मोटे ये 2 चैप्टर और प्रोबेबिलिटी का एक मेजर चैप्टर, ये 3 चैप्टर मैंने स्किप कर दिए। मुझे पता है इन मुझे करना नहीं, मुझे पकड़ बनानी है रेस्ट चैप्टर्स में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी मैं अच्छे से फोकस करा, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस में अच्छे से फोकस करा, और लीनियर इनइक्वालिटीज वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है। मतलब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 10 तक पढ़ते ही हैं। फिर सेटलेशन फंक्शन भी थोड़ा ईजी है, तो ये करा। अब जो चैप्टर 11 12 के थे जो मैं कर रहा था, अब देखो फाउंडेशन में क्या होता है कि अब जो नॉन मैथ्स है वो अब डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूले चार्ट वार्ट इन सबको देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए कंसेप्ट क्लियरिटी जरूर चाहिए। जैसे ही चैप्टर सेटलेशन फंक्शन है, ये सब चैप्टर है, इनके लिए कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरत है। तो कंसेप्ट फर्स्ट क्लियर करने के लिए चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको क्लियर होगा क्लास 11 क्लास 12 से। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं गया सीधा 11 12 यूट्यूब में मैंने सर्च करा कि जो भी चैप्टर था, कोई टॉपिक था, जैसे कि सेपरेशन फंक्शन क्लास 11 सीबीएसई, ये सर्च करा मैंने। तो मैंने पहले बेसिक से एकदम वो करा, क्या नाम है, कंसेप्ट क्लियर करे। मतलब फिर मैं वीडियो देखता था, जैसे सेपरेशन फंक्शन चैप्टर था वो मैंने पूरा अच्छे से, जैसे 11 12 में होता है वैसे मैंने पढ़ा पूरा। मतलब एग्जैक्ट नहीं कि, क्योंकि 11 12 में तो लेंथ में होता है, हमें तो एमसीक्यू में करना है। तो मेन जो कंसेप्ट है वो सारे मैंने वहाँ से क्लियर कर लिए। तो मैथ्स में मैंने सेटलेशन फंक्शन हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बहुत मैंने वहीं से कर लिया, जो बहुत फेमस टीचर है मैथ्स में, आपको पता होगा, जो 11 12 में मतलब जिनका मैथ्स थी, जो अच्छे से टीचर है बहुत, उनसे मैंने वीडियो में करके अच्छे से पहले कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीआई के एग्जाम उस दिन आगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने उसके अच्छे से नोट्स बनाए, नोट्स प्रिपेयर करे, जो भी कंसेप्ट है सारे उसके नोट्स प्रिपेयर बनाए। उसके बाद मैं गया उसमें आईसी मटेरियल में, आईसी मटेरियल के पीछे क्वेश्चन करे। एडिशनल क्वेश्चन तुम्हें मैथ्स की जो मैथ्स पोर्शन है उसका करना तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा टाइम है, लेकिन अगर तुम्हारा एकदम टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मत ही करो, क्योंकि मैंने भी करा थे, सारे चैप्टर के नहीं करे लेकिन लगभग करे थे। रेशो के करे थे मैंने, और भी 2 3 चैप्टर सेटलेशन फंक्शन के नहीं करे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करे थे। सिर्फ दो चैप्टर के मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक करता था, बाकी किसी भी पूरे आईसीआई मटेरियल के बुक में किसी का भी मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करा। तो ये तो मेरी मैथ्स की बात। अब बात करते हैं स्टैट्स की बात। अब स्टैट्स मैंने कैसे करा। स्टैट्स के लिए मैंने मेन उस पर ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? थ्योरी पोर्शन पे, क्योंकि हमें पता है कि स्टैट्स 40 मार्क्स के और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के। तो स्टैट्स जो पोर्शन है वो बहुत बहुत मतलब इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन तुम कर सकते हो उसे। उसमें भी कुछ चैप्टर ऐसे जो कि एकदम नहीं, जैसे कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर भी क्या है ना, जो कंसेप्ट है ना प्रोबेबिलिटी की जुड़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की इसलिए मेरे को पता था कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट क्लियर करे प्रोबेबिलिटी के। उसके बाद जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चैप्टर्स है, उसके बाद ये आराम से मतलब तुम कर लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। बाकी बचा मीन, मोड, मीडियन, इसके लिए तो कुछ नहीं करना, बस नोट्स बनाए मैंने और कुछ नहीं करा।
नोट्स बनाया अच्छे से, चैप्टर को रीड करा, जो मटेरियल था नोट्स बनाया रीड करा और प्रैक्टिस करी बस। और स्टैट्स के पीछे भी ना तुम्हें वो मिलेंगे, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सिर्फ सेट ए करता था मैं, बी और सी को ध्यान क्योंकि वो बहुत बड़े थे और उतने वैसे क्वेश्चन उतने मार्क्स के आते भी नहीं है, तो वो भी करने की जरूरत नहीं। और ना ही मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक करा था इसका स्टैट्स का, तो इसका भी मैंने कुछ नहीं करा। इसका मैंने सिर्फ नोट्स पे ध्यान दिए क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है। वो आगे फर्दर बताऊंगा वीडियो में कितना ज़रूरी है। बाकी पहले तो ये करा स्टैट्स के लिए। फिर आता मैंने लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग मैंने कैसे करी? लॉजिकल रीजनिंग सबको लगता है कि वो लॉजिकल रीजनिंग तो सब आराम से कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मेरे टाइम का पेपर आपको पता ही सबसे हार्ड आया था, मेरे लिए तो बहुत हार्ड था। बच्चे भी बहुत कह रहे थे कि बहुत पेपर इट वाज टफ। तो स्टैट्स का जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन था उसमें से 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग आती है। उसमें से हार्डली मैंने सिर्फ 12 से 13 टाइम करा, बाकी सारा मैंने मतलब स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि एकदम हो ही नहीं रहे थे। वो उतना टाइम कंज्यूम कर रहे थे, 3 से 4-5 मिनट एक क्वेश्चन को देना, इट्स नॉट दैट वर्थ। तो आपको वो करना पड़ेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी है, ये गवर्नमेंट जॉब वाले भी करते हैं। तो मैंने क्या करा, लॉजिकल रीजनिंग वहाँ से प्रिपेयर करा मैं। जैसे टॉपिक है जैसे कि डायरेक्शन टेस्ट, तो मैं सर्च करा मैंने उस पर, डायरेक्शन टेस्ट की बहुत सारी वीडियो हैं। अच्छे से मेरे टाइम था तो आराम से कंसेप्ट दिए, नोट्स बनाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता गया। ये करा लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैंने बुक कौन सी यूज़ करी? मैंने बुक यूज़ करी सिर्फ और सिर्फ ICI मटेरियल के पीछे के क्वेश्चन, ना कि एडिशनल बैंक। और स्कैनर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कैनर जो स्कैनर होती है सुचिता प्रकाशन की, वो स्कैनर, वो मेरे हाथ में नहीं थी, मतलब मेरे पास नहीं थी, वो PDF में थी, वो मैंने यूज़ करा। तो वो पूरे 999 पेजेस की है, पूरे 1000 लगभग पेजेस की है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो 2018, 17 या 16 के अटेम्प्ट से नवंबर तक, या जो भी लेटेस्ट अटेम्प्ट है वहाँ तक क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व करो। तो तुम्हें पता चलेगा कि किसका लेवल है पेपर का, क्योंकि बुक के क्वेश्चन तो है अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए कि पेपर किस टाइप के आते हैं, मतलब पूछे जाते हैं पेपर में। तो वो बहुत जरूरी है। तो वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करता रहता था, मैं रिवाइज करता रहता था, वही सेम क्वेश्चन दोबारा करता रहता था। उसके उन क्वेश्चन के अंदर बहुत सब चीज़ें रिपीटेड भी होती है, कुछ रिपीटेड नहीं भी होती। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एकदम ट्रिकी होते हैं, कुछ एकदम ईजी होते हैं। तुम्हें वहाँ से पता चलेगा कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें फेस करने पड़ेंगे 100 क्वेश्चन में। डिफिकल्टीज आई फेस, देखो डिफिकल्टीज मैंने सबसे ज़्यादा मैंने महसूस करी पूरे मतलब मैथ्स वाले से पोर्शन में, कि जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हार्ड मतलब जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो टिकी क्वेश्चन होते हैं, वो मेरे से नहीं होते। क्योंकि मैथ्स में पहले से मैं थोड़ा मतलब वीक हूँ, 2 साल ऑब्वियसली 2 साल मैंने एकदम मैथ्स को छुआ नहीं, तो मैथ्स से वीक था। तो जो क्वेश्चन मेरे को बहुत टाइम लगते ना, तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। तो उनका मैंने क्या करा, जो मेरे को लगता था कि हार्ड क्वेश्चन है या फिर मेरे को लगता आएंगे, वो क्वेश्चन कौन से, जो स्कैनर के थे या फिर ICI के बुक के कुछ क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने वो कर लिया, उसे नोट कर लिया, उसी की प्रैक्टिस करता रहता था, जो मेन हार्ड क्वेश्चन थे। और एक और बात, जो चैप्टर है जो टाइम वैल्यू मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है। क्यों? क्योंकि 15 भी नहीं, 16, 17, 18 मेरे टाइम पे 18 से 19 मार्क्स की सिर्फ टाइम वैल्यू मनी आई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो पूरे कंसेप्ट है सारे, एन्यूटी हो गया, CAGR हो गया, जितने भी कंसेप्ट है, मतलब सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू मनी तो बहुत अच्छे से करके जाना। मेरे टाइम पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। एक CAGR का एक फॉर्मूला था, तो वो मैंने लिखे थे, याद करे थे, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे बुक में, ICI मटेरियल में, तो मैंने तो ध्यान दिया नहीं। वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो बुक के पीछे था, वही सेम आ गया एग्जाम में। ऑब्वियसली मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, वैसे भी टाइम बहुत कम हो गया था, तो वो हो गया, छूट गया मेरे से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको लगता है कि जो मुश्किल है, वो आप एक बार जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मुश्किल है, उसे एक बार लिखो साइड में, उसे प्रैक्टिस करो। बाकी जो ईजी है वो ईजिली कर लोगे, हर जगह वही वैसे ही लगभग सेम होते हैं। सेम मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होते, ऑब्वियसली वैल्यू चेंज होती है, लेकिन वो आपको वैसे लिख कर आप करोगे तो हेल्प होगा आपकी, कि वो पेपर के थोड़ा टाइम पे कि ये क्वेश्चन मेरे को मुश्किल लगे, मैंने वैसे करके कर लिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर मुझे पता है कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता ना अच्छे से, तो वो पेपर ही मेरे से अटेम्प्ट ना होता। मुझसे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है पूरे 2 घंटे में, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे हैं, अब एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करते रहना। हर एक रेगुलर आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने पूरे दिन में। जैसे कि हर दिन में मैं 2 सब्जेक्ट देखे करते, जैसे कि सुबह अकाउंट्स करता था, शाम को मैथ्स, फिर रात को कोई छोटा सब्जेक्ट हो गया। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा मैथ्स के लिए। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, वीक या फिर आपको लगता है कि मैथ्स आपकी वीक है या फिर नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की, मतलब जो चैप्टर में बहुत डिफिकल्ट लगते थे। प्रैक्टिस मतलब मैथ्स पोर्शन की, स्टैट्स तो ठीक है वो फिर भी कर लोगे आप, उसको वो फॉर्मूला लगाने पुट करना वो निकाल लोगे। लेकिन मैथ्स में जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जो जिनका मैथ्स नहीं थी, जिनको लगता है कि मतलब ये सब नहीं चैप्टर नहीं होते मेरे से, उनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ईजी वाले जो क्वेश्चन होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से। अब मेरे को पता था कि पेपर में मेरे को 2 घंटे मिलने हैं, तो
उसके हिसाब से तैयारी वैसे होनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए क्या करा, मैंने एक मॉक टेस्ट पेपर परचेज करा, मतलब ऑनलाइन होता है, आप खरीद सकते हो कोई भी सब्जेक्ट के। तो मैथ्स के मैंने मॉक टेस्ट पेपर खरीदे, मतलब उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने पेपर से, रियल टाइम पेपर से पहले मैंने 3 से 4 बार मैंने खुद बैठ के 2 घंटे टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करी थी मैंने, जिससे मेरे को एक आइडिया लग गया था कि मुझे कैसे मेरी अप्रोच रहेगी, क्या मुझे कौन पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन में बाद में करना है, क्या स्किप करना है क्या नहीं, एकदम रियल टाइम आपको पता लगेगा आप उस 2 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो मैक्सिमम। और ये बहुत जरूरी है, जिसके पास टाइम है प्लीज इसे 2 से 3-4 बार एक बार ढंग से प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके विदाउट टाइम लगा के सेट करके नहीं चिल्लाओगे तो बहुत आपको शायद डिफिकल्टीज होगी। तो ये मैंने सबसे वो करा था, प्रैक्टिस करी थी अच्छी से, मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे 2 या 3 के। उसके बाद आपको आईसीआई की तरफ से मॉक टेस्ट पेपर आता है। मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई की तरफ से आता है वो जब मेरे टाइम पे क्या होता है, जो एमटी पे आया था आईसीआई की तरफ से, वो बहुत ईजी था मेरे से। एटलीस्ट मैं घर बैठ के मैंने करा तो वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था मैंने। लेकिन जो पेपर आया, पेपर एकदम ही उल्टा आया, एकदम हार्ड आया, इतना तगड़ा वाला कि नहीं हुआ वो, मतलब बहुत मुश्किल था। तो ये मत सोचना कि अगर एमटीपी ईजी आता है या हार्ड आता है तो वो पेपर में क्या होगा, पेपर वो अपना हिसाब सेट करते हैं, और 4 पेपर में से एक पेपर वो ऐसा देते हैं कि बच्चा उसमें मतलब लटक जाए, फेल हो जाए। तो हम जुलाई टाइम के लिए वो शायद मैथ्स था, तो अगले बार वो कुछ भी हो सकता है। मेरे टाइम पे लॉ थोड़ा इजी था, मैथ्स टफ था, अकाउंट्स ठीक थे और इकोनॉमिक बीसी के तो इजी होती है। शायद इस बार शायद लॉ थोड़ा हार्ड कर दे, इसका ध्यान रखना। अगला टॉपिक है कि कितने मैंने अटेम्प्ट करे और कितने मेरे को मिले। देखो प्रैक्टिस करते करते साथ साथ ना एक और चीज़ का ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो क्या वो आपके मतलब आंसर उसके आ रहा है एक बार या 2 बारी में। आपका अगर आंसर आपका करेक्ट नहीं आ रहा, आपके एमसीक्यूज में मैच नहीं हो रहा, तो ये इस पर आपको वो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था पेपर में बताता हूँ, पेपर पूरा 100 मार्क्स का 2 घंटे के अंदर ठीक 2 बजे हमारे हाथ पे पेपर आता है, पेपर देखना पड़ता है और हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता पेपर देखने के लिए, पूरा क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। तो यही क्वेश्चन आया मैंने फटाफट स्टार्ट किया। और एक और बात याद रखना कि पूरा पे जो पेपर होता है मैथ्स का पेपर, वो ऑर्डर पूरा स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होता कि पहले मैथ्स फिर एलआर फिर स्टैट्स, उल्टा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। पहला टाइम वैल्यू हो सकता है, अगला स्टैट्स का हो सकता है, तीसरा एलआर का हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपको ऑर्डर में नहीं आएगा ये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे टाइम पे क्या हुआ कि जब मेरे को पेपर मिला तो मैंने धड़ाधड़ करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो मैंने अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेरी क्या अप्रोच थी। मुझे पता था कि मेरे को 70 क्वेश्चन 100 में से अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर में आईसीआई के पेपर में चाहे मैथ्स कितना भी हार्ड हो 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग या फिर टफ होंगे। बाकी रेस्ट 60-70 आप आराम से एवरेज या फिर इजी तो होते हैं 40%, बाकी 20% एवरेज होते हैं और बाकी बहुत टफ होते हैं या फिर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जब मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे से हो रहे थे, जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे जो 3-4-5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो शायद 1 मिनट ले रहा था मेरा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो शायद 2 मिनट ले रहे थे। तो ऐसे करते करते मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा था। बहुत क्वेश्चन थे जो आते हुए क्वेश्चन थे शायद जो मेरे से उस वक्त क्या पैनिक मोड में होगा, पता नहीं क्या, जो नहीं हुए मेरे से। तो कुछ क्वेश्चन होंगे आपसे नहीं होंगे, लेकिन हार्डली कैसे भी करके, लेकिन जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, जो भी एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा था, उसके जो आंसर मैच हो रहे थे मेरे सारे जो मेरे आंसर जो आ रहे थे रफ में, वो सारे मैच कर रहे थे एमसीक्यू में। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैंने कोई तुक्के नहीं मारे, मतलब कहते हैं हिट ट्राई, मतलब कोई भी कर दो, मैं बहुत एकदम नहीं मारा। मैंने जो आ रहा था मेरे को, मैं वही जो एमसीक्यू में जो आंसर नजर आ रहा था वही करता। अगर नहीं आ रहा तो मैं स्किप कर दे रहा फालतू में, क्योंकि आपको पता है कि 4 आपके गलत हो जाएंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, वैसे दिक्कत है। तो 4 तो ऐसे करते करते मैंने पूरे 62 या 63 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे अच्छे। जब मेरा पेपर वो 2 घंटा हो गया था, तो जब मैं लास्ट बार काउंट करते तो मैंने देखा कि 62-63 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे एटलीस्ट। क्योंकि देखो इतने तो आपको करने पड़ेंगे, 70 का टारगेट था, तो मैं तब जाके इतना हार्ड पेपर था, इसलिए 62-63 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए मेरे से। वरना अगर 40 मार्क्स चाहिए, अगर आप 40 के 40 अटेम्प्ट करते हो तो बहुत मतलब ना के बराबर भी चांस है कि, क्योंकि अगर एक गलत होता तो आप फेल हो जाओगे। बहुत मतलब किस्मत होती है जिनकी मतलब जो 40 पे 40 मतलब पास हो जाते हैं। तो मैंने 62-63 अटेम्प्ट करा और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैंने देखा 57 मेरे सही थे। 57 मतलब आप देख रहे हो कि मतलब जो मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था जिसके मतलब मेरा आंसर, यानी आपको एक्यूरेसी बहुत ध्यान है, आप क्या कैसे कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लगभग अगर सोचो 62 यानी 5 होंगे मुश्किल जो मैंने गलत होंगे, बाकी सारे सही थे। 57 के 57 सही थे, मतलब एक्यूरेसी इज बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका अटेम्प्ट मई 2022 में है वो कैसे करें। तो देखो अगर आपने अभी बस सीए फाउंडेशन में गए हो, मतलब एंटर करे हो, तो आप अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, वीक हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी से ही पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो क्लास 11 क्लास 12 के।
जो कंसेप्ट होते हैं, जो जो चैप्टर जैसे जो जो फाउंडेशन में है चैप्टर्स, उसके क्लास 11 क्लास 12 जाके लगभग कैसे भी वहाँ पे शॉर्ट वीडियो होती है, रिवाइज वीडियो होती है, आप वो देखो, कंसेप्ट क्लियर करोगे। क्योंकि आईसी के बुक में आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जो जो चैप्टर दे रखे हैं, सेटलेशन फंक्शन हो गए, जो मैथ चैप्टर है जो मेन है, उसके कंसेप्ट आपके बुक पढ़ के क्लियर नहीं होंगे, तो आपको कंसेप्ट पहले वहाँ क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। और ये तो होगी मैथ्स की। मैथ्स एलआर के भी आपको यही करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। आप अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप ये पूरी मैं बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी वालों के लिए। जो कोचिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग का है तो बेस्ट है, अगर कोचिंग में आपको पढ़ा दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको समझ आता है बहुत बढ़िया, वहाँ से कर सकते हो। उनकी कहीं कोचिंग वालों से क्या उनकी मतलब एक बुक भी मिलती है, आप बुक आप कर सकते हो। तो अगर आपको टाइम है, अगर आपको मई अटेम्प्ट है तो आप आराम से बुक कर सकते हो, मटेरियल भी कर सकते हो। और स्कैनर जरूर करना, कि स्कैनर से क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके सर ने जो दिया है मटेरियल उसमें अगर वो स्कैनर ही है टाइप की, तो इट्स योर चॉइस, करना ही नहीं करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मतलब अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने पड़ेंगे पीछे के। स्टार्ट में देखो लोग कहते हैं कि स्टैट्स में सिर्फ थ्योरी आती है, ऐसा नहीं है। मेरे टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आया था स्टैट्स ही। थ्योरी मुश्किल से 8 से 9 शायद क्वेश्चन होंगे, पता नहीं, जो देखे मैंने, जो थ्योरी के थे। तो थ्योरी तो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत जरूरी है थ्योरी, लेकिन साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। उसके भी फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले का अच्छे से एकदम नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए, जिससे आपको आगे जाकर जो मतलब जो लास्ट टाइम होगा जब आप रिवाइज करते रहोगे पेपर से पहले, ना कि 1.5 दिन पहले जो आपको टाइम मिलता है उस दिन नहीं, रिवीजन से पहले जब आप रिवीजन करोगे तब आपको हेल्प करेगा। आप जब जैसे मैं क्या करता था कि जब मैंने नोट्स बनाए तो जैसे रोज मैं प्रैक्टिस करता था कि आज मैंने सेटरेशन फंक्शन चैप्टर करा, कल मैं ये चैप्टर करूँगा, कल परसों ये चैप्टर करूँगा, तो मैं रिवाइज करता था। रिवाइज कैसे करता था, एक टाइम 2 टाइम याद करते करते फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले के नोट्स देखे क्वेश्चन करना स्टार्ट, वही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करता रहा। ऐसे प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी क्या आदत हो जाएगी हार्ड या फिर इजी क्वेश्चन करने की। तो आपको यही करना है, नोट्स बनाओ अच्छे से, जिससे कि क्या होगा कि आपको रिवीजन में एटलीस्ट मतलब टाइम वेस्ट ना हो, आप आराम से बना आपको सारे, और जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं हार्ड उसे एक सेपरेट कॉपी में लिखते रहो। मैथ्स के जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो कोई फिर तो ये ईजी होगा, सबसे बेस्ट है, आपको कोई पता ही है। लेकिन जो नॉन मैथ्स है, जो मेरी तरह नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, उनके लिए बेस्ट यही है, ये तरीका है। प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, इस पर बहुत ध्यान देना कि प्रैक्टिस में बोल रखा है मैंने, प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो करना है, फालतू क्वेश्चन मत करना जो बड़े होते हैं, जो आईसीआई पूछता है जिस लेवल का, वो आपको स्कैनर से पता चलेगा कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कैसे नहीं करने। जरूर मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट मतलब दो बैठ कर एटलीस्ट 2 से 3 बार तो देना ही देना, बैठ कर एक बार आराम से। अभी मत देना, पहले अपना सिलेबस पूरा करो, प्रैक्टिस करते रहो। जब पेपर से 1-2 महीने पहले आराम से बैठ कर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपका जब एनवायरनमेंट होगा एग्जामिनेशन हॉल का, तब आपको कैसे क्या मतलब आपको पैनिक कहाँ करना कहाँ नहीं करना, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। जैसे मैं जब पेपर घर बैठ कर दिया करता था तो मेरे से 70 से 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते थे आराम से। तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि फिर आपको फिर डायरेक्ट अगर आप पेपर देने जाओगे तो तब अगर आपसे अगर नहीं हुए अटेम्प्ट 40-42-45 अटेम्प्ट हुए तो फिर तो आप पैनिक कर दोगे और मतलब ज़्यादा कर दोगे। तो इसकी ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ये सबसे बेस्ट है। 1.5 डेज बिफोर एग्जाम। तो इसके क्या करना पड़ेगा, आपने जो नोट्स बनाए हैं पूरे आपके स्टडी पीरियड के टाइम, जो भी नोट्स आपने मैथ्स के बनाए हैं, जो क्वेश्चन आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं, लिख रखे हैं अपने कहीं भी जगह पे, वो आपको हेल्प करेगी उसमें 1.5 दिन पहले एग्जाम की। क्योंकि देखो जो एग्जाम होता है, जो पहला अकाउंट्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स और चौथा इकोनॉमिक्स। तो मैथ्स के पहले दिन 1.5 दिन है, उस 1.5 दिन का आपको पूरा मैथ्स पोर्शन, सारे चैप्टर, स्टैट्स, लॉजिकल लिंक सारा रिवाइज करना है। देखो आपको बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस करो, एकदम मे बाय एकदम टाइम नहीं था कि मैं वापस बैठ के वही सारे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करूँ। जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको एग्जाम्स के पहले करनी चाहिए। उसके बाद आपको बस क्वेश्चन देखने हैं। आपने जो स्कैनर है, जो आपने क्वेश्चन देख रखे होते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन देख रहे हैं, उन्हें बस देखना है अच्छे से, फॉर्मूला रिवाइज करना। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे अच्छे से 1.5 दिन पहले, वही आपको हेल्प रहेगा फॉर्मूला याद करने में पेपर करने। क्योंकि पेपर के वक्त मतलब इतना इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन होता है कि फॉर्मूले के आप भूल सकते हो। मैं भी बहुत फॉर्मूले भूल गया था, तो वो बहुत जरूरी है। तो 1.5 दिन पहले बस क्या करना है आपको, जो आपने नोट्स बनाए उसी को पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर चाहते हो कि ये मेरे को लग रहा है कि हाँ आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, जो आपके सर ने जो बोला हो, वो जो भी आपके पास मटेरियल हो, वो रिवाइज करना अच्छे से बिफोर एग्जाम। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर December 21 अटेम्प्ट, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जस्ट ये और अभी हार्ड दिसंबर के लिए, जो कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 40 से 50 दिन शायद बचे हैं, तो क्या करो, अगर आपने एकदम
एकदम ही कुछ नहीं पढ़ा मैथ्स में और आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो, तो आपको मैं यही कहूँगा सबसे पहले तो मेन स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स में, लॉजिकल रीजनिंग में और मैथ्स पोर्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, एपी और जीपी, सिर्फ ये पढ़ो। ये अच्छे से कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम ये जितने, क्योंकि देखो अब तुम वापस वो सब करने जाओगे वापस जो हार्ड चैप्टर है और तुम वैसे नॉर्मल स्टूडेंट, तुम्हें पता नहीं है कि ये चैप्टर क्या है क्या नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम मतलब फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे और इतना याद नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम्हें यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि जो चैप्टर मैं बोले हैं मैंने वो करो, उस पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो उसको। तुम से फोकस करो अपना स्टैट्स, मेन स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के सिलेक्टिव चैप्टर्स, इस पर ध्यान दो। इसके क्या करो, फटाफट जितने हो सके अच्छे से नोट्स बना लो सारे, मतलब क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और पेपर से पहले एटलीस्ट एक बार 2 घंटा बैठ जाना प्लीज़, एटलीस्ट एक बार 2 घंटा बैठ कर अपना एग्जाम दे देना, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, जो आपको हेल्प करेगा पेपर के वक्त में। तो यही है, जो दिसंबर में टाइम दे रहे हैं वो प्लीज़ पहले क्या करे, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान ना दे, मैथ्स कुछ ही चैप्टर पे ध्यान दे, लॉजिकल रीजनिंग करे अच्छे से, स्टैट्स करे अच्छे से, क्योंकि यही है फिर आपको पास करा सकता है। बाकी तो अगर आप मैथ्स करने बैठ के पूरा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम है भी नहीं। और तो मैं यही कहूँगा जिनका अटैम्प्ट दिसंबर में है वो फोकस करे अपना स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग में और मैथ्स के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स में, उसके नोट्स बना ले फटाफट और प्रैक्टिस करते रहे सेम। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस वक्त आप बैठ के सारे मेटल के पीछे क्वेश्चन करोगे, एडिशनल क्वेश्चन बैंक करोगे, स्कैनर करोगे, इतना टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम है, सारे बाकी सब्जेक्ट हो रखे हैं, तो तब करना, वरना तो सिलेक्टिव जो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्कैनर के क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं होते, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से, वही जो आपको हेल्प करेगी। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे विद एक्यूरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी के साथ करना, जो भी करोगे एक्यूरेसी के साथ करना। तो गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बीइंग अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट मैंने कैसे मैथ्स को कैसे टैकल करा, कैसे मेरी स्ट्रेटजी थी। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको मतलब हेल्प करी। और अगर आपको और भी कुछ जानना है और उन्हें पर्सनली मेरे को पूछना है कि क्या करना है और नहीं, तो इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैं वहाँ पे हमेशा कोई भी अगर तुम्हें डाउट भी हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।